कतबा गुलाम अब्बास शहर से कोई 1.5-2 मील के फासले पर पुरफिजा बागों और फुलवारियों में घिरी हुई करीब करीब एक ही वजह की बनी हुई इमारतों का एक सिलसिला है जो दूर तक फैलता चला गया है। इमारतों में कई छोटे बड़े दफ्तर हैं जिनमें कमोबेश 4,000 आदमी काम करते हैं। दिन के वक्त उस इलाके की चहल पहल और गहमा गहमी अमूमन कमरों की 4 दीवारियों ही में महदूद रहती है, मगर सुबह को 10:30 बजे से पहले और दोपहर को 4:30 बजे के बाद वो सीधी और चौड़ी चकली सड़क जो शहर के बड़े दरवाजे से उस इलाके तक जाती है, एक ऐसे दरिया का रूप धार लेती है जो पहाड़ों पर से आया हुआ हो और अपने साथ बहुत सा खसो खाशाक बहा लाया हो। गर्मी का ज़माना, सहपहर का वक्त, सड़कों पर दरख्तों के साए लंबे होने शुरू हो गए थे, मगर अभी तक जमीन की तपिश का ये हाल था कि जूतों के अंदर तलवे झुलसे जाते थे। अभी अभी एक छिड़काव गाड़ी गुजरी थी। सड़क पर जहां जहां पानी पड़ा था बुखारात उठ रहे थे। शरीफ हुसैन क्लर्क दर्जा दोम मामूल से कुछ सवेरे दफ्तर से निकला और उस बड़े फाटक के बाहर आकर खड़ा हो गया जहां से तांगे वाले शहर की सवारियां ले जाया करते थे। घर लौटते हुए आधे रास्ते तक तांगे में सवार होकर जाना एक ऐसा लुत्फ था जो उसे महीने के शुरू के सिर्फ 4-5 रोज मिला करता था, और आज का दिन भी उन्हीं मुबारक दिनों में से एक था। आज खिलाफे मामूल तनख्वाह के 8 रोज बाद उसकी जेब में 5 रुपए का नोट और कुछ आने पैसे पड़े थे। वजह यह थी कि उसकी बीवी महीने के शुरू ही में बच्चों को लेकर मैके चली गई थी और घर में वो अकेला रह गया था। दिन में दफ्तर के हलवाई से 2-4 पूरियां लेकर खा ली थी और ऊपर से पानी पीकर पेट भर लिया था। रात को शहर के किसी सस्ते से होटल में जाने की ठहराई थी। बस बेफिक्री ही बेफिक्री थी। घर में कुछ ऐसा असासा था नहीं जिसकी रखवाली करनी पड़ती, इसलिए वो आज़ाद था कि जब चाहे घर जाए और चाहे तो सारी रात सड़कों पर घूमता रहे। थोड़ी देर में दफ्तरों से क्लर्कों की टोलियां निकलनी शुरू हुई और इनमें टाइपिस्ट, रिकॉर्ड कीपर, डिस्पैचर, अकाउंटेंट, हेड क्लर्क, सुपरिटेंडेंट, गज, अदना और आला हर दर्जा और हैसियत के क्लर्क थे, और इसी लिहाज से उनकी वज़ाक़ता भी एक दूसरे से जुदा थी। मगर बाज़ ताइब खास तौर पर नुमायां थे। साइकिल सवार आधी आस्तीनों की कमीज, खाकी जेन के नीकर और चप्पल पहने, सर पर 16 हैट रखे, कलाई पर घड़ी बांधे, रंगदार चश्मा लगाए, बड़ी बड़ी तोंदों वाले बाबू छाता खोले, मुंह में बीड़ी, बगलों में फाइलों के गट्ठे दबाए। इन फाइलों को वो करीब करीब हर रोज इस उम्मीद में साथ ले जाते थे कि जो गुत्थियां वो दफ्तर के गुल गपाड़े में नहीं सुलझा सके, मुमकिन है घर की यकसुई में उनका कोई हल सूझ जाए। मगर घर पहुंचते ही वो गृहस्थी के कामों में ऐसे उलझ जाते थे कि उन्हें देखने तक का मौका न मिलता, और अगले रोज उन्हें ये मुफ्त का बोझ जूं का तूं वापस ले आना पड़ता। बाज मन चले तांगे, साइकिल और छाते से बेनियाज, टोपी हाथ में, कोट कांधे पर, गिरेबान खुला हुआ, जैसे बटन टूट जाने पर उन्होंने सेफ्टी पिन से बंद करने की कोशिश की थी, और जिसके नीचे से छाती के घने बाल पसीने में तरबतर नजर आते थे। नए रंग रूट सुनते, सिले सिलाए ढीले ढाले बदकता सूट पहने, इस गर्मी के आलम में वास्कट और नकटाई कॉलर तक से लेस, कोट की बालाई जेब में 2-2, 3-3 फाउंटेन पेन और पिंसले लगाए खरामा खरामा चले आ रहे थे। गो इनमें से ज्यादातर क्लर्कों की मादरी जबान एक ही थी, मगर वो लहजा बिगाड़ बिगाड़ कर गैर जबान में बातें करने पर तुले हुए थे। उसकी वजह वो तमानत न थी जो किसी गैर जबान पर कुदरत हासिल होने पर उसमें बातें करने पर उकसाती है, बल्कि ये कि उन्हें दफ्तर में दिन भर अपने अफसरों से इसी गैर जबान में बोलना पड़ता था, और उस वक्त वो बाहम बातचीत करके उसकी मशक बहम पहुंचा रहे थे। इन क्लर्कों में हर उम्र के लोग थे, ऐसे कम उम्र भोले भाले ना तजर्बाकार भी, जिनकी अभी मसें भी पूरी नहीं भीगी थी और जिन्हें अभी स्कूल से निकले 3 महीने भी नहीं हुए थे, और ऐसे उम्र रसीदा जहां दीदा घाघ भी, जिनकी नाक पर साला साल ऐनक के इस्तेमाल के बाइस
गहरा निशान पड़ गया था और जिन्हें इस सड़क के उतार चढ़ाव देखते देखते 25-25, 30-30 बरस हो चुके थे। बेशतर कारकुनों की पीठ में गद्दी में जरा नीचे खम्स आ गया था और गंदे उस्तरों से मुतवातिर दाढ़ी मूंढते रहने के बायस उनके गालों और ठोड़ी पर बालों में जड़ें फूट निकली थी, जिन्होंने बेशुमार नन्ही फिंसियों की शक्ल इख्तियार कर ली थी। पैदल चलने वालों में बहुतेरे लोग बखूबी जानते थे कि दफ्तर से उनके घर को जितने रास्ते जाते हैं उनका फासला कितने हजार कदम है। हर शख्स अफसरों के चिड़चिड़ेपन, मातहतों की नाला नफ्ती पर नाला नजर आता था। एक तांगे की सवारियों में एक की कमी देखकर शरीफ हुसैन लपक कर उसमें सवार हो गया। तांगा चला और थोड़ी देर में शहर के दरवाजे के करीब पहुंचकर रुक गया। शरीफ हुसैन ने अकन्नी निकाल कर कोचवान को दी और घर की बजाय शहर की जामा मस्जिद की तरफ चल पड़ा, जिसकी सीढ़ियों के गिरदा गिर्द हर रोज शाम को कोहना फरोशों और सस्ता माल बेचने वालों की दुकानें सजा करती थी और मेला सा लगा करता था। दुनिया भर की चीजें और हर वजह और हर कमाश के लोग यहाँ मिलते थे। अगर मकसद खरीदो फरोख्त ना हो तो भी यहाँ और लोगों को चीजें खरीदते मोल तोल करते देखना बजाय खुद एक पुरलुत्फ तमाशा था। शरीफ हुसैन लेक्चरबाज हकीमों, सन्यासों, तावीज़ गंडे बेचने वाले सियानों और खड़े खड़े तस्वीर उतार देने वाले फोटोग्राफरों के जमघटों के पास एक एक 2-2 मिनट रुकता, सैर देखता। इस तरफ जा निकला जहाँ कबाड़ियों की दुकानें थी, जहाँ उसे मुख्तलिफ किस्म की बेशुमार चीजें नजर आईं। उनमें से बाज ऐसी थी जो अपनी असली हालत में बिलाशुबा सनत का आला नमूना होंगी, मगर इन कबाड़ियों के हाथ पड़ते पड़ते या तो उनकी सूरत इस कदर मसख हो गई थी कि पहचानी ही न जाती थी, या उनका कोई हिस्सा टूट फूट गया होता जिससे वो बेकार हो गई थी। चीनी के ज़रूफ और गुलदान, टेबल लैंप, जली हुई बीड़ियाँ, चौकट्ठे, ग्रामोफोन के कलपुर्जे, जराही के आलात, सतार, भुज भरा हिरन, पीतल के लमढींग, बुद्ध का नीम कद मुजस्मा। एक दुकान पर उसकी नजर संगे मरमर के एक टुकड़े पर पड़ी जो मालूम होता था कि मुगल बादशाहों के किसी मकबरे या बारादरी से उखाड़ा गया है। उसका तूल कोई 1.25 फुट था और गर्ज 1 फुट। शरीफ हुसैन ने इस टुकड़े को उठाकर देखा। ये टुकड़ा ऐसी नफासत से तराशा गया था कि इसने महज ये देखने के लिए भला कबाड़ी इसके क्या दाम बताएगा, कीमत दरियाफ्त की। 3 रुपए। कबाड़ी ने उसके दाम कुछ ज्यादा नहीं बताए थे, मगर आखिर उसे उसकी जरूरत ही क्या थी। उसने टुकड़ा रख दिया और चलने लगा। क्यों हजरत, चल दिए, आप बताइए क्या दीजिएगा। वो रुक गया। उसे ये जाहिर करते हुए शर्म सी आई कि उसे इस चीज की जरूरत ना थी और उसने महज अपने शौक तहकीक को पूरा करने के लिए कीमत पूछी थी। उसने सोचा दाम इस कदर कम बताओ कि जो कबाड़ी को मंजूर ना हो। कम अज कम वो अपने दिल में ये तो ना कहे कि ये कोई कंगला है जो दुकानदारों का वक्त जाया और अपनी हिरस पूरी करने आया है। हम तो 1 रुपया देंगे। ये कहकर शरीफ हुसैन ने चाहा कि जल्द जल्द कदम उठाता हुआ कबाड़ी के नजरों से ओझल हो जाए, मगर उसने इसकी मोहलत ही ना दी। अजी सुने तो कुछ ज्यादा नहीं देंगे, 1.25 रुपया भी नहीं। अच्छा ले जाइए। शरीफ हुसैन को अपने आप पर गुस्सा आया कि मैंने 12 आने क्यों ना कहे। अब लौटने के सिवा कोई चारा ही क्या था। कीमत अदा करने से पहले उसने इस मरमरी टुकड़े को उठाकर दोबारा देखा भाला कि अगर जरा सा भी नक्स नजर आए तो इस सौदे को मनसूख कर दे, मगर वो टुकड़ा बेऐब था। न जाने कबाड़ी ने उसे इस कदर सस्ता क्यों बेचना कबूल किया था। रात को जब वो खुले आसमान के नीचे अपने घर की छत पर अकेला बिस्तर पर करवटें बदल रहा था तो इस संगे मरमर के टुकड़े का एक मसरफ उसके जहन में आया। खुदा के कारखाने अजीब हैं, वो बड़ा गफूर रहीम है। क्या अजब उसके दिन फिर जाएं, वो क्लर्क दर्जा दोम से तरक्की करके सुपरिटेंडेंट बन जाए और उसकी तनख्वाह 40 से बढ़कर 400 हो जाए। ये नहीं तो कम से कम हेड क्लर्क ही सही। फिर उसे साझे के मकान में रहने की जरूरत न रहे, बल्कि वो कोई छोटा सा मकान ले ले और इस मरमरी टुकड़े पर अपना नाम कुंदवा कर दरवाजे के बाहर नस्ब कर दे। मुस्तकबिल की ये ख्याली तस्वीर उसके जहन पर कुछ इस तरह छा गई कि या तो वो इस मरमरी टुकड़े को बिल्कुल बेमसरफ समझता था, या उसे महसूस होने लगा गोया वो एक अरसे से
इस किस्म के टुकड़े की तलाश में था और अगर उसे ना खरीदता तो बड़ी भूल होती। शुरू शुरू में जब वो मुलाजिम हुआ था तो उसका काम करने का जोश और तरक्की का वलवला इंतहा को पहुंचा हुआ था, मगर 2 साल की सही ला हासिल के बाद रफ्ता रफ्ता उसका ये जोश ठंडा पड़ गया और मिजाज में सुकून आ चला था। मगर संगे मरमर के टुकड़े ने फिर उसके ख्यालों में हलचल डाल दी। मुस्तकबिल के मुतालिक तरह तरह के खुश आयंद ख्यालात हर रोज उसके दिमाग में चक्कर लगाने लगे। उठते बैठते सोते जागते, दफ्तर जाते दफ्तर से आते, कोठियों के बाहर लोगों के नाम के बोर्ड देखकर, यहाँ तक कि जब महीना ख़त्म हुआ और उसे तनख्वाह मिली तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि संगे मरमर के टुकड़े को शहर के एक मशहूर संग तराश के पास ले गया, जिसने बहुत चाबुक दस्ती से उस पर उसका नाम कंधा करके कोनों में छोटी छोटी खुशनुमा बेलें बना दी। इस संगे मरमर के टुकड़े पर अपना नाम खुदा हुआ देखकर उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। जिंदगी में शायद ये पहला मौका था कि उसने अपना नाम इस कदर जली हरूफ में लिखा हुआ देखा। संग तराश की दुकान से रवाना हुआ तो बाजार में कई मर्तबा उसका जी चाहा कि कतबा पर से इस अखबार को उतार डाले जिसमें संग तराश ने उसे लपेट दिया था और उस पर एक नज़र और डाल ले, मगर हर बार एक नामालूम हिजाब जैसे उसका हाथ पकड़ लेता। शायद राह चलतों की नज़र से डरता कि कहीं वो उस कतबा को देखकर उसके उन ख्यालात को न भांप जाएं जो पिछले कई दिनों से दिमाग पर मुसल्लत थे। घर की पहली सीढ़ी पर कदम रखते ही उसने अखबार उतार फेंका और नज़रें कतबा की दिलकश तहरीर पर गाढ़े धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। बलाई मंजिल में अपने मकान के दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया, जेब से चाबी निकाली, कुफल खोलने लगा। पिछले 2 बरस में आज पहली मर्तबा उस पर यह इंकशाफ हुआ कि उसके मकान के बाहर ऐसी कोई जगह ही नहीं कि उस पर कोई बोर्ड लगाया जा सके। अगर जगह होती भी तो इस किस्म के कतबे वहाँ थोड़े ही लगाए जाते हैं। उनके लिए तो बड़ा सा मकान चाहिए जिसके फाटक के बाहर लगाया जाए तो आते जाते की नज़र भी पड़े। कुफल खोलकर मकान के अंदर पहुंचा और सोचने लगा कि फिलहाल इस कतबा को कहाँ रख। उसके एक हिस्सा मकान में 2 कोठड़ियाँ, एक गुसल खाना और एक बावर्ची खाना था। अलमारी सिर्फ एक ही कोठड़ी में थी, मगर उसके किवाड़ नहीं थे। बिलाखिर उसने कतबा को इस बेकिवाड़ की अलमारी में रख दिया। हर रोज शाम को जब वो दफ्तर से थका हारा वापस आता तो सबसे पहले उसकी नज़र इस कतबे पर ही पड़ती। उम्मीदें उसे सब्ज बाग दिखाती और दफ्तर की मुशक्क़त की थकान किसी कदर कम हो जाती। दफ्तर में जब कभी उसका कोई साथी किसी मामले में उसकी रहनुमाई का जोया होता तो अपनी बर्तरी के एहसास से उसकी आंखें चमक उठती। जब कभी किसी साथी की तरक्की की खबर सुनता, आरजुएं उसके सीने में हिजान पैदा कर देती। अफसर की एक एक निगाह लुत्फ़ व करम का नशा उसे 8-8 दिन रहता। जब तक उसकी बीवी बच्चे नहीं आए वो अपने ख्यालों ही में मगन रहा, न दोस्तों से मिलता, न खेल तमाशों में हिस्सा लेता। रात को जल्द ही होटल से खाना खाकर घर आ जाता और सोने से पहले घंटों अजीब अजीब ख्याली दुनियाओं में रहता। मगर उनके आने की देर थी कि ना तो वो फरागत रही, न वो सुकून ही मिला। एक बार फिर गृहस्थी के फिक्रों ने उसे ऐसा घेर लिया कि मुस्तकबिल की ये सुहानी तस्वीरें रफ्ता रफ्ता धुंधली पड़ गईं। कतबा साल भर तक इसी बेकिवाड़ की अलमारी में पड़ा रहा। इस अरसे में उसने निहायत मेहनत से काम किया, अपने अफसरों को खुश रखने की इंतहाई कोशिश की, मगर उसकी हालत में कोई तब्दीली ना हुई। अब उसके बेटे की उम्र 4 बरस की हो गई थी और उसका हाथ इस बेकिवाड़ की अलमारी तक बखूबी पहुंच जाता था। शरीफ हुसैन ने इस ख्याल से कि कहीं उसका बेटा कतबा को गिरा ना दे, उसे वहां से उठा लिया और अपने संदूक में कपड़ों के नीचे रख दिया। सारी सर्दियां ये कतबा इस संदूक ही में पड़ा रहा। जब गर्मी का मौसम आया तो उसकी बीवी को उसके संदूक से फालतू चीज़ों को निकालना पड़ा। चुनाचे दूसरी चीज़ों के साथ बीवी ने कतबा भी निकाल कर काट के पुराने बक्स में डाल दिया, जिसमें टूटे हुए चौकट्टे, बेपाल के ब्रश, बेकार साबुनदानियाँ, टूटे हुए खिलौने और ऐसी ही दूसरी चीज़ें पड़ी रहती थी। शरीफ हुसैन ने अपने मुस्तकबिल के मुतालिक ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया था। दफ्तरों के रंग ढंग देखकर
وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے، کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا، جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑتی۔ پے در پے مایوسیوں کے بعد جب اس کو ملازمت کرتے 12 برس ہو چکے تھے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی کے تمام ولولے نکل چکے تھے اور کتبہ کی یاد تک ذہن سے محو ہو چکی تھی، تو اس کے افسروں نے اس کی دیانت داری اور پرانی کارگزاری کا خیال کر کے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی، جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا۔ جس روز اسے یہ عہدہ ملا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا، بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مجدہ سنانے چل دیا۔ شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا۔ اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور ایک گھومنے والی کرسی خریدی۔ میز کے آتے ہی اسے پھر کتبہ کی یاد آئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں جاگ اٹھیں۔ اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے کاٹ کی پیٹی میں سے کتبہ نکالا، صابن سے دھویا پونچھا اور دیوار کے سہارے میز پر لگا دیا۔ یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا، کیونکہ وہ اپنے افسروں کو اپنی برتر کارگزاری دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کام کرتا، اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا، گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا، پھر بھی وہ خوش تھا۔ ہاں، جب کبھی اسے اس کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بجھ سا جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھوا لے، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے وہ بھی نہ آئے۔ مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ اس کلرک نے چھٹی کی میعاد ہی بڑھوائی اور نہ ہی بیمار پڑا۔ البتہ شریف حسین کو اپنی جگہ پر آنا پڑا۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے بھی زیادہ ابتر معلوم ہونے لگی تھی۔ اس کا جی کام میں مطلق نہ لگتا تھا، مزاج میں آلس اور حرکت میں سستی سی پیدا ہونے لگی۔ ہر وقت بیزار بیزار سا رہتا، نہ کبھی ہنستا نہ کسی سے بولنا چاہتا۔ مگر یہ کیفیت چند دن سے زیادہ نہ رہی۔ افسروں کے تیور جلد ہی اسے راہ راست پر لے آئے۔ اب اس کا بڑا لڑکا چھٹی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا چوتھی میں، اور منجلی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینہ پرونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا، وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کیا کرتا۔ چونکہ میز کے ہلنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ رہتا تھا اور پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی، اس لیے اس لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اسی بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ سال پر سال گزرتے گئے۔ اس عرصہ میں کتبہ نے کئی جگہ بدلی، کبھی بے کواڑ کی الماری میں تو کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں تو کبھی کاٹ کے بکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا جس میں روزمرہ استعمال کے برتن رکھے رہتے تھے۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چلا تھا۔ اٹھا کر دھویا پونچھا، پھر بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا، مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کے کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما معلوم ہوتا تھا، مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ سرخ رنگوں سے الماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی اور ساری کوٹھڑی دہک اٹھی تھی۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 30 سال گزر چکے تھے۔ اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے اور پیٹھ میں گڈی سے ذرا نیچے خم آ گیا تھا۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی و فارغ البالی کے خیالات چکر لگاتے تھے، مگر اب ان کی کیفیت پہلے کسی نہ تھی۔ خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو، تصورات کو اڑا لے جاتی، اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش۔ یہ ایسی فکریں نہ تھی کہ پل بھر کو بھی اس خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی۔ 55 برس کی عمر میں اسے پنشن مل گئی۔ اب اس کا بیٹا ریل کے مال گودام میں کام کرتا تھا، چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا اور اس سے چھوٹا انٹرس میں پڑھتا تھا۔
اپنی پنشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب مل ملا کے کوئی 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو جاتی تھی، جس میں بخوبی گزر ہونے لگی۔ علاوہ ازیں اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار شروع کرنے کا بھی تھا، مگر مندے کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکتا تھا۔ اپنی کفایت شعاری اور بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کر دی تھیں۔ ان ضروری کاموں سے نپٹ کر اس کے جی میں آئی کہ حج کرائے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ کچھ دنوں مسجدوں کی رونق خوب بڑھائی، مگر پھر جلد ہی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا اور زیادہ تر چرپائی پر ہی پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پنشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی ایک رات وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا۔ پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بتیرے علاج معالجے کرائے۔ اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں، مگر افاقہ نہ ہوا۔ وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کرا رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں اسے یہ کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی۔ کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار کو دیکھتا رہا۔ اچانک اسے ایک بات سوجھی جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز وہ کتبہ کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اسے کتبہ کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔